हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदा आईएएस चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 2026 में आने वाला है। 24 मई को ये एग्ज़ाम होगा। और जनरली हम प्रीलिम्स में देखते हैं कि कुछ साइंटिफिक टर्म्स या कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो यूपीएससी वन लाइनर में पूछता है, जो कि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में देखे जाते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये वीडियो है। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको ऐसी 10 से 11 टर्म्स बताने वाली हूँ जिनके बारे में यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, वन स्टेटमेंट बेस्ड या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रही हैं, इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो टर्म है विच इज रिलेटेड टू अवर जियोसिंथेटिक डी वाटरिंग ट्यूब्स, ठीक है, जिसे आप कहते हैं जियो ट्यूब्स। देखो होती क्या है, आप पहले इमेजेस देखें, आपको थोड़ा सा इमेजेस देख के ना बहुत सारी चीजें हैं वो याद रहेंगी। ठीक है, तो जियो ट्यूब्स जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू जियो, है ना। एंड ये बड़े साइज के फैब्रिक कंटेनर्स होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इनके अंदर ना कुछ पोर्स होते हैं। ये देखो, ये कुछ सिंथेटिक टाइप का यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहा होगा। और इनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जियो टेक्सटाइल मटीरियल सिंथेटिक पोरस क्लोथ से ये बने होते हैं। तो ये जियो ट्यूब्स क्या है, बड़े साइज के क्या है, आपको याद रखना है, ये फैब्रिक के कंटेनर हैं। ठीक है, और ये किससे बने हैं? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जियो टेक्सटाइल मटीरियल से बने हैं। सिंथेटिक पोरस, पोरस मतलब क्या होता है, जिससे आपका पानी बह सके, जैसे आपने स्पॉन्ज देखा होगा। तो ये वैसे तरह के यहाँ पर मटेरियल होते हैं, राइट, जो कि क्या मदद में होते हैं, क्या हेल्प करते हैं, ये स्लज या स्लरी से वाटर अलग करने का काम करते हैं। जैसे आपकी चाय की छन्नी होती है ना, कि आप चाय छानते हो तो चाय की जो पत्ती है वो तो छन्नी में रह जाती है और चाय पूरी फिल्टर हो जाती है। तो ये भी यही करेगा कि जो स्लज है, स्लरी है, जो कीचड़ है एक तरह से कहें, राइट, उससे वाटर को अलग करेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ना स्लरी पंप किया जाता है। स्लरी एक तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्लरी पंप किया जाता है का क्या मतलब है कि स्लरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉइल, सेडिमेंट, वेस्ट, है ना। स्लरी है क्या आखिर? एक तरह से मैं अगर बात करूँ तो ये पानी, पानी के साथ कोई भी मिट्टी वगैरह हो गई, किसी भी तरह का वेस्ट हो गया, है ना, ये जो होता है इसका एक मिक्सचर है स्लरी। अब ये जियो ट्यूब के अंदर इसे फिल करते हैं। फिर क्या होता है, फैब्रिक के जो छोटे छोटे पोर्स हैं, उस जियो ट्यूब के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उससे ये क्या करेगा, पानी तो बाहर निकल जाएगा और जो भी सॉलिड है, चाहे मिट्टी हो, स्लज हो, वो अंदर ही रह जाएगा। और धीरे धीरे ट्यूब के अंदर सॉलिड मटेरियल कॉम्पैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे एफिशिएंटली हम क्या कर पाते हैं, डी वाटरिंग कर पाते हैं। वाटर को बाहर की तरफ निकालना ही डी वाटरिंग है एक तरह से, राइट। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जियो टेक्सटाइल फैब्रिक। आई होप आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, ये परमिएबल है, वाटर पास करता है, सॉलिड को रिटेन करता है। पंपिंग के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, इट जस्ट कि हमें सिर्फ पंप करना है। बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट है ये, सबसे पहली चीज़, ज़्यादा आपको यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, इको फ्रेंडली है, बहुत कम पोल्यूशन करेगा और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मशीनरी से भी ये सस्ता है, ऑल्टरनेटिव टू मैकेनिकल डी वाटरिंग सिस्टम। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है? जैसे आप माइंस में देखते हैं, माइंस में जो वेस्ट स्लरी होता है ना, उसको ड्राई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, डिस्पोजल के लिए, ड्रेजिंग के लिए, जो रिवर्स, लेक्स, पोर्ट्स में जो एक्स्ट्रा सेडिमेंट होते हैं उसको निकाल के जियो ट्यूब्स में स्टोर करते हैं। तो वाटर अलग हो जाएगा और फिर आप क्या कर सकते हो, सेडिमेंट को एक तरह से रीयूज या डिस्पोज कर सकते हो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में तो ये है ही, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पहले भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में स्लज को ड्राई करने के लिए यूज़ होता है ताकि वेस्ट का वॉल्यूम है वो भी कम हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी इसका है। इसको आप सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी लिंक कर सकते हो। और क्विकली अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसी परमिएबल फैब्रिक कंटेनर है जो कि वाटर को सेपरेट करती है स्लज से,
कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी एफिशिएंट, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सोल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये है आपकी पहली टर्म। आई होप आपको ये चीज़ अभी समझ में आई होगी। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नाम से ही लग रहा है हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ होगा। तो ये एक ग्रुप ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कि टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक मतलब जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, है ना। कहाँ से ये जनरेट होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल ना जब प्रॉपरली बर्न नहीं होता है, मेजर इसका कारण है जनरेट होने का, आपने से धुआं वगैरह देखा होगा गाड़ियों के पीछे। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से हो या किसी भी तरीके से, जब कंबशन मतलब फ्यूल प्रॉपरली जल नहीं पाता है, तब आपको पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ये आपका कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बायोमास, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब के अधूरा जलने से ये PAH बनते हैं। ठीक है, सब कुछ ये वेस्ट को जलाना, चाहे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या इंडस्ट्रियल यहाँ पर वेस्ट का निकलना, धुआं निकलना, स्मोक, तो इनकम्प्लीट कंबशन से ये बनता है। अच्छा, एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी एग्जाम्पल है डाइबेंस स्लैश AH एंड एंथ्रासीन। दीज आर द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है। हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या हो गया? कैंसर कोजिंग। ठीक है, और म्यूटेट करते हैं, कैंसर कोजिंग है, म्यूटेट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे लंग्स, स्किन, सबको इम्पैक्ट करता है। एयर, वाटर, सॉइल सबको पोल्यूट करता है। हाईली परसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि इजीली ब्रेक डाउन हो जाए, लॉन्ग टाइम तक ये इन्वायरमेंट में रहते हैं। म्यूटेजेनिक का मतलब ये हमारा DNA भी क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बायो अक्यूमुलेट होते हैं। UPSC ने पहले भी प्रीलिम्स में बायो अक्यूमुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो, बायो अक्यूमुलेशन का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से आपने ये चार्ट देखा ही होगा। पीएच क्या करते हैं? वाटर में एंटर करते हैं, तो फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फूड चेन में धीरे 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 इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो क्या हो रहा है? बायो अक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है ना। कि छोटी फिशेस क्या करेंगी? विथ टाइम कंटेमिनेंट लेवल बढ़ता है। छोटी फिशेस, सबसे छोटी फिश को थोड़ी बड़ी फिश खाएगी, फिर उसको बड़ी सील्स खाएगी, सील्स को अगर पोलर बेयर खा रहे हैं या कोई बड़ी फिश खा रही है, तो इस तरीके से ये बायो मैग्निफिकेशन है और ये बायो अक्यूमुलेशन है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि अक्यूमुलेट होता है। हम फिशेस के अंदर भी देखते हैं कि किस तरीके की टॉक्सिक केमिकल से फिशेस हमारी मर जाती हैं। तो ये है आपका टॉक्सिक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इनकम्प्लीट कंबशन से जनरेट होने वाला। कई सारे सोर्सेज है, कैंसर कॉजिंग है, DNA को डैमेज करता है, परसिस्टेंट है, बायो अक्यूमुलेटिव है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। सो दैट इज अबाउट अवर सेकेंड टर्म। तीसरी टर्म है मॉप आर बायो सेंसर। एज द नेम सजेस्ट कि ये क्या काम करता है? ये एक सेंसर है जो डिराइव होता है किसी ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब समथिंग विच इज लिविंग, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म से जनरेट एसोसिएट करते हैं। सेंसर मतलब कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करना, सेंस करना, है ना। तो ये क्या है? ये एक प्रोटीन बेस्ड बायो सेंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किससे डिराइव होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरियम है असाइन टू बैक्टर कैल्सो एसेटिकस। ठीक है, अच्छा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा बहुत इसका नाम याद रखना है। ये बैक्टीरिया जो है वो नेचुरली फिनॉल को डिटेक्ट करता है और उससे ब्रेक भी करता है, मतलब डिग्रेड भी करता है। गॉट इट। तो मॉप आर क्या है? मॉप आर प्रोटीन एक्ट करता है एज अ सेंसर, मतलब सेंसर मतलब किसी चीज को डिटेक्ट करना, और ये स्पेसिफिकली जो सेंस करता है वो करता है फिनॉल को, है ना। फिनॉल पोल्यूटेंट जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसको ये डिटेक्ट करता है मॉप आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटीन बेस्ड बायो सेंसर है, क्योंकि UPSC ना कीवर्ड के साथ खेलता है। यहाँ पे प्रोटीन की जगह आपको कुछ और दे देगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले वाटर का सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें वो बायो सेंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो मॉपार रिएक्ट करता है और सिग्नल जनरेट होता है ना। तो इंडिकेट करना पोल्यूशन लेवल को, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। गॉट इट। जैसे हम लिटमस का टेस्ट करते थे, लिटमस टेस्ट, लिटमस इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, आपने देखा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा लाइकन्स, लाइकन्स भी क्या करता है? इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन है।
तो ये इसी तरीके से हमारा मॉप आर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ना वेरिएंट्स हैं, जैसे इंजीनियर्ड मॉप आर वेरिएंट्स जो हैं वो अल्ट्रा ट्रेस लेवल फिनॉल भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब 1 ppb का मतलब हो गया बहुत ही छोटे लेवल के कंसंट्रेशन को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और आप जैसा जानते हैं कि फिनॉल एक टॉक्सिक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब से ये निकलता है। तो ये किस लिए हेल्प करेगा? आपके वाटर की क्वालिटी को असेस करने के लिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर करने के लिए कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें फिनॉल डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा, राइट। तो बस आपको ध्यान रखना है ये जो टर्म है कि ये प्रोटीन बेस्ड बायो सेंसर है और कहीं ना कहीं हमें वाटर मैनेजमेंट, वाटर की चेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। Then comes the next term, that is inland saline aquaculture technology. Inland मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, एक तरह से लैंड से घिरा हुआ, सलाइन मतलब विच इज नमकीन, एक्वाकल्चर रिलेटेड टू एक्वेटिक लाइफ एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए समझते हैं, आपने कई जगह ना ऐसे कुछ विजुअल्स देखे होंगे, ठीक है। एक लैंड बेस्ड फिश फार्मिंग सिस्टम है ये, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे व्हाट इज इट। तो इट इज अ जस्ट अ सेकेंड, लैंड बेस्ड फार्मिंग कल्चर और एक्वा फार्मिंग, वी कैन से फिश फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। फिश फार्मिंग सिस्टम लैंड बेस्ड, क्योंकि ये इनलैंड है, तो इट इज अ इनलैंड और लैंड बेस्ड फिश फार्मिंग सिस्टम। सबसे पहली 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 बात। दूसरा, किस में यूज होता है? सलाइन ग्राउंड वाटर के अंदर, जो अंडरग्राउंड एक्विफर या लेक से जो पानी है, पानी इकट्ठा होता है इस तरीके से, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, लैंड बेस्ड फिश फार्मिंग सिस्टम होते हैं। होता क्या है ना, इस तरह के पानी में श्रिम्प्स हो गए, टिलैपियाज हो गई, ट्राउट्स हो गए, एशियन सी बैस हो गई, इन तरह के स्पीशीज को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है कि किस तरीके के स्पीशीज मिलेंगे, श्रिम्प, टिलापिया, एशियन सी बैस एंड ट्राउट्स, ठीक है। कैसे काम करता है, तो हम क्या करेंगे, सलाइन वाटर अंडरग्राउंड से पंप किया जाता है, मतलब आप नमकीन जो खारा पानी है उसको आप पंप करोगे, उसका आयोनिक कंपोजिशन एडजस्ट किया जाता है, मतलब मिनरल्स के बैलेंस को सेट किया जाएगा, फिर पानी को सुटेबल बनाया जाता है कि फिश और श्रिम्प क्या इस पानी को टॉलरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें एक्वाकल्चर किया जाता है। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप फिश फार्मिंग को प्रोडक्टिव बना रहे हो, है ना। आप प्रोडक्टिव फिश फार्मिंग कर रहे हो, प्रोडक्टिव फिश फार्मिंग, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, लैंड का यूज हो रहा है। एक नॉन फर्टाइल लैंड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसपे खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि फर्टिलिटी नहीं है उस लैंड की, तो आप प्रोडक्टिव फिश फार्मिंग कर सकते हो। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएसए सभी जगह यूज हो रहा है। इंडिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी वाले एरिया में, क्योंकि ये रीजन आप जानते हैं सलाइन सॉइल वाले भी हैं और एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं सूटेबल भी नहीं है ड्यू टू ओवर इरिगेशन, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो भी आप पढ़ के जाएं, दैट इज पीएम मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड, इनलैंड जो स्लाइन एक्वाकल्चर है उससे रिलेटेड, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं किससे रिलेटेड, इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारी फ्री हिट जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी। अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, बिना जमीन को जोते हुए, मतलब प्लो किए सीड्स को डायरेक्टली सो करना। तो फ्री हिट क्या है, स्पेशल टेक्निक है गेहूं के लिए, जिसमें क्या है कि स्टबल बर्निंग की जरूरत नहीं होती है ना। स्टबल बर्निंग आप जानते हैं, इस तरीके से जो पराली बच जाती है उसे जलाते हैं ताकि हम नई वीट या नई जो आपकी क्रॉप है उसे उगा सकें। तो आपको पता है कि राइस जो चावल की खेती होती है, क्रॉप होती है, उसके बाद फील्ड में ना इस तरह से पराली रह जाता है, स्टबल रह जाता है, तो नॉर्मली फार्मर इसे जला देते हैं। पर जीरो टिलेज में क्या होगा, हैप्पी सीडर या सुपर सीडर यूज होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हैप्पी सीडर या सुपर सीडर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टबल को साइड में हटा के सीड डायरेक्टली सॉइल में डाल देता है, तो आपको ना प्लाउइंग करने की जरूरत है, ना जलाने की जरूरत है, और डायरेक्टली आपकी जो क्रॉप है वो सो भी हो रही है। और मशीन जो है वो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ये मशीन क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करेंगी, सीड सोइंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। और ये जो है जीरो टिलेज, ये हेल्प भी करता है टू फाइट अगेंस्ट प्रॉब्लम
प्रॉब्लम वीड्स लाइक फैलरिस माइनर एंड शिनोपोडियम एल्बम। क्या है ये? बथुआ जो होता है ना, आपने देखा होगा कि जो बथुआ है, गुली डंडा है, ये हार्मफुल वीड होते हैं, जंगली घास होती है जो क्रॉप्स के बीच में मतलब ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर जो वीड्स हैं उसको ग्रो होने से ये रोकेगा, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फायदा है। ठीक है, तो क्या रिप्लेस कर रहा है? ट्रेडिशनल मेथड में आप बार बार उसे मल्टीपल प्लोविंग करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, बट जीरो टेलेज मेथड में आप डायरेक्ट उसको सो करेंगे, जलाने की भी जरूरत नहीं है, ना आपको यहाँ पर लेबर की जरूरत है। तो टेलेज का कॉस्ट कम आएगा, इरिगेशन का कॉस्ट कम आएगा, राइट, वीड कंट्रोल यहाँ पर हो सकेगा और सॉइल की हेल्थ भी यहाँ पर इम्प्रूव होगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या रहा है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीरो टेलेज टेक्निक रही है, हैप्पी सीडर का यूज़ होता है। फिर ना एक लाइन काफ़ी ज़्यादा यहाँ न्यूज़ में रही जिसको हम कहते हैं वेलिस लाइन। ठीक है, लाइन आप देखते हैं कि 10 डिग्री ये वगैरह चैनल वगैरह पूछता है यूपीएससी वन लाइनर में। तो वेलिस लाइन क्या है? कि इनविजिबल, प्लीज ध्यान दीजिए, इनविजिबल बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री इन द ओशन that separates the distinct wildlife of Asia and Australasia, running between Bali and Lombok, then north between Borneo and Sulawesi, and curving south of Mindanao। कुछ इस तरीके से दिखती है ये लाइन। देखो सिंपल सा है, एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा है, डिवाइड करती है एशियन लाइफ को ऑस्ट्रेलिएशन वाइल्ड लाइफ से। ये एशियन वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर इस तरफ, और इधर है ऑस्ट्रेलिएशन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम रीजन में होने के बावजूद एनिमल्स बिल्कुल डिफरेंट मिलते हैं यहाँ पे, तो इसलिए तो ये लाइन ना कहाँ से पास होती है? बाली और लोम्बोक के बीच। ठीक है, बाली आपका इस तरफ है, लोम्बोक इस तरफ है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके पूरे क्या है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, ये बाली है। ठीक है, यहाँ पे बाली है, जो जावा आइलैंड पे बाली है, इधर लोम्बोक है, राइट। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये लाइन इस तरीके से जा रही है बोर्नियो और सुलावेसी के बीच। ये बोर्नियो है, ये सुलावेसी, बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है। ठीक है, और साउथ में मिंडानाओ के नीचे कर्व होती है। साउथ में मिंडानाओ यहाँ दिखेगा नहीं आपको, बट अगेन इस तरीके से आप देखो, ये रही वेलिस लाइन और यही वेबर्स लाइन, ये रही वेलिस लाइन पूरी की पूरी। ठीक है, ये सुलावेसी है, बोर्नियो है, इस तरीके से जा रही है फिलीपींस सी तक होते हुए। तो ये कुछ इस तरीके से ये इमेजिनरी लाइन है ना। ये पूरा रीजन इंडोनेशिया के एरिया में आता है अगर हम सिंपल सी बात करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लाइन की ना दोनों साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड जो एशिया वाला, ये वाला जो पूरा साइड है एशिया वाला, यहाँ पर आपको मिलते हैं एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज। ठीक है, राइट साइड में आपको मिलेंगे कैंगरूज, कैंगरूज मिल रहे हैं, बवो बर्ड मिल रही हैं, प्लेटिपस मिल रहे हैं, इसके अलावा जो मार्सुपियल्स हैं, बहुत सारी यूनिक बर्ड्स मिलती हैं। तो डिस्टेंस कम है फिर भी स्पेशीज कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये डिफरेंस है ड्यू टू डीप ओशन ट्रेंचेस। मतलब डीप ओशन, जो ओशन के अंदर ना कुछ ट्रेंचेस बनते हैं, मैग्मा बाहर आता है तब। तो आइलैंड कभी कनेक्टेड नहीं थे, तो इसलिए एनिमल्स कभी क्रॉस नहीं कर पाए, तो इवोल्यूशन ही अलग अलग हुआ। तो इसका रीजन आपको ध्यान रखना है, रीजन इज द डीप ओशन ट्रेंचेस। ठीक है, क्या रीजन है? डीप ओशन ट्रेंचेस, कि इस ओशन में ट्रेंचेस की वजह से कुछ अलग वाइल्ड लाइफ जो है वो सरवाइव की है और इवॉल्व हुई है, और उस तरफ कुछ अलग। तो इस तरीके से ये वेलिस और वेबर लाइन है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमें बायोजियोग्राफी, स्पेशीज का इवोल्यूशन, कॉन्टिनेंट का सेपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करता है समझने में। सो क्या है वेलिस लाइन? बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री सेपरेटिंग एशियन एंड ऑस्ट्रेलेशियन फॉना, highlighting the role of geographical isolation in species evolution and distribution. Next we have is Ecological Pastoration Alliance. Ecological Restoration Alliance India, ERA India। समझ में ही आ रहा है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन नाम से ही हम समझ पाते हैं कि कोलैबोरेटिव नेशनल नेटवर्क है। ठीक है, और इकोलॉजी से रिलेटेड है, एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रीस्टोर करने की बात कर रही है, कि नेचर को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट के पास लेकर आना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ग्रासलैंड को बचाना, वेटलैंड को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना। और ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ, साइंटिस्ट, लोकल कम्युनिटी सब मिलके काम करते हैं, है ना। बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इट इज कनेक्टेड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल्सो यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम
रीस्टोरेशन। देखो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो ये जुलाई 2021 में बना था इकोलॉजी को रीस्टोर करने के लिए। और ये इंडिया का जो सपोर्ट है अंडर द बॉर्न चैलेंज, उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आपको ये देखना है कि बॉर्न चैलेंज क्या था, क्या कमिटमेंट थे, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है। 1 ट्रिलियन ट्रीज भी है जो इससे इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1 ट्री देखो बॉर्न चैलेंज के बारे में आपको पढ़ना है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जितने भी डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रीस्टोर करें। तो इंडिया का कमिटमेंट है, इंडिया ने प्लेज किया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर की लैंड जो है वो स्टोर करेंगे। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने? 26 मिलियन हेक्टेयर अंडर बॉर्न चैलेंज, कि हम इतने मिलियन हेक्टेयर की लैंड जो है उसे रीस्टोर करेंगे, डिग्रेड हुई लैंड को फिर से वापस बचाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये बात थी। इसके बाद 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ये ग्लोबल कैंपेन है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फोरम ने 1 ट्रिलियन ट्रीज के इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है टू ग्रो, रीस्टोर एंड कंजर्व 1 ट्रिलियन ट्रीज। समझ में आ रहा है? 3 तरीके से ये फोकस करेंगे। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, पहले तो पेड़ उगाओ, ठीक है, नए पेड़ लगाना। रीफॉरेस्टेशन, खत्म हुए फॉरेस्ट को वापस लेके आना। और कंजर्वेशन। तो इसके 3 स्टेप आप लिख सकते हैं। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन ये करेगा, ठीक है। दूसरा करेगा ये आपका रीफॉरेस्टेशन, जो डिग्रेड हो गए हैं, जो कट गए हैं, जिन्हें काट दिया गया है, अच्छी लैंड नहीं बची, उसको फिर से रीस्टोर करना। और तीसरा जो लगा दिया गया है उसे कंजर्व करना, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को बचाना। और अगेन यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो है 2021 से 30, उसको सपोर्ट करता है। पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वही मतलब एक तरह से ग्लोबल इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो सपोर्ट करता है क्लाइमेट और इकोसिस्टम के रीस्टोरेशन को। देन एट लास्ट आई थिंक वी हैव इज अर्थ 5R इनिशिएटिव। हमने बचपन से रीयूज, रिड्यूस, रीसाइकल, ठीक है, रिड्यूस, रीसाइकल, मतलब 3Rs के बारे में तो सुना है। बट अब आ जाते हैं 5Rs। देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक इन्वायरमेंटल एनजीओ है जिसका नाम है अर्थ 5R। ये फोकस करता है कम्युनिटी लेड सस्टेनेबिलिटी, मतलब लोग मिलकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो अर्थ 5R का नाम आया है 5R के प्रिंसिपल से, जिसमें सबसे पहला है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया? अननेसेसरी चीजें लेने से मना करना, जैसे कि आपने प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। रिड्यूस मतलब कंजप्शन को कम करना, चाहे वो वाटर का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, किसी भी रिसोर्सेज का हो। रीयूज का मतलब सेम चीज को फिर से दोबारा यूज करना, पेपर बैग्स हो गए, आपकी ग्लास की बॉटल्स हो गई, ठीक है। रीपर्पस, रीपर्पस का मतलब क्या हो गया? कि रिपेयर करना, ओल्ड चीज को न्यू यूज देना। तो रीपर्पस और रिपेयर सेम है, कि जैसा आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पुराने टायर से कैफेज में यूज करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं। तो रीपर्पस या रिपेयर। और फिर आता है रीसाइकल, मतलब वेस्ट को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट बनाना, जैसे पेपर की या प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग होती है। तो ये एक एनजीओ है। अर्थ 5R क्या है? इट इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड सिंपल सा है यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव, कि लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं, वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक दिस वन वी हैव इज नेक्स्ट, दैट इज कल्प भूमा। ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। एक सॉइललेस, मतलब बिना मिट्टी के आप ऑर्गेनिकली फार्मिंग करो, है ना, जो कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और अंडर आईसीआर ये यहाँ पर हुआ है। जो अर्बन और पेरी अर्बन गार्डनिंग है, जैसे कि अर्बन एरियाज में ना छतों पर लोग गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी लैंड नहीं होती है जहाँ पर वो खेती कर पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, एक सॉइल लेस, देखना, कल्प भूमा, है ना, सॉइल लेस मतलब बिना मिट्टी के, ऑर्गेनिक पॉटिंग मीडियम डेवलप्ड बाय CPCRI अंडर ICAR। एंड
अर्बन मतलब शहरी रीजन के लिए बनाया गया है। पॉट्स, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, ओपन फील्ड। अर्बन एरिया जहाँ सॉइल अवेलेबल नहीं होती है वहाँ बेस्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। बायोचार, सिनर्जाइज्ड कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। रॉ मटेरियल आता है कोकोनट वेस्ट से या कोकोआ प्रोसेसिंग वेस्ट से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कैसे बनता है ये? बायोचार से। बायोचार क्या है? एक कार्बन रिच मटेरियल होता है। ठीक है, बायोचार इज अ कार्बन रिच मटेरियल, बना होता है बायोमास को बर्न करके। जब आप कम ऑक्सीजन के अंदर, कम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज लेस, तो आप बायोमास को जलाते हो तब आपको मिलता है बायोचार। ठीक है, वाटर रिटेंशन बढ़ता है, सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंप्रूव होती है। तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, सॉइल लेस है, लाइट वेट है और काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच ये आपका रहता है कल्पभूमा। और आखिर की जो आपकी कीवर्ड है वो है बैलिस्ट वाटर। ठीक है, बैलिस्ट वाटर क्या है ये भी न्यूज़ में रहा था। बैलिस्ट वाटर की बात करें तो ये वो वाटर है जो शिप्स अपने इंटरनल टैंक में डालते हैं। शिप जो फ्लोट करती है तो क्यों बुओंट होती है? क्योंकि उसके अंदर भी पानी होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिप को बैलेंस और स्टेबिलिटी देने के लिए ये पानी डाला जाता है कि जब शिप खाली होते हैं तो वाटर फिल करते हैं, और जब कार्गो लोड होता है तो पानी को निकालता है, वाटर निकाल देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसे यहाँ पे आती है कि शिप एक पोर्ट से वाटर लेता है और उस पानी में होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लैंकटन्स, लार्वे। ठीक है, और शिप दूसरे कंट्री के पोर्ट पे जाकर ये वाटर को डिस्चार्ज करेगा। मतलब जहाँ से शिप चली है वहाँ पर तो वो क्या करेगा, सिंपल सा है, एम्प्टी है तो वो फुल करेगा, लोड करके फिर उसको डिस्चार्ज करेगा। तो इससे सिंपल सा प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये था कि बैलिस्ट वाटर के थ्रू जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब मान लो आप अटलांटिक ओशन के पास से, अटलांटिक ओशन है ना, उसके पास से किसी पोर्ट है, वहाँ से आपने अपनी शिप के पानी को फुल कराया, फिर आप गए, आप इंडियन ओशन के अंदर जाते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डिस्चार्ज करते हो पानी को, तो यहाँ पर इस ओशन या इस पानी में कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी, सीधी सी बात है, राइट, जो इन्वेजिव है, जो अच्छी नहीं है, जो इस नए वाले एरिया में नहीं है। तो इससे क्या होता है, लोकल सिस्टम मतलब इंडियन ओशन के आसपास का पानी क्या हो जाएगा, यहाँ का मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, नेटिव स्पीशीज को ही रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, बैलिस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन निकाला है आईएमओ ने। एंड शिप्स जो है वो क्या बोल रही हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कि हम बैलिस्ट वाटर को ट्रीट करके डालेंगे, है ना, न्यूट्रलाइज करेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, ताकि ओपन सी के अंदर हम वाटर एक्सचेंज करें बिफोर डिस्चार्ज, हमें कुछ ऐसी दिक्कत ना हो। बट इंडिया ने ना इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो द वाटर जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो शिप्स जो है इंडियन पोर्ट्स में, दे आर नॉट लीगली बाउंड नहीं है, सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन। ठीक है, ये जो आपका बैलिस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दैट इज इट। BWM कन्वेंशन जो है ये 2017 में आया था, इसको ऑलमोस्ट 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो आ सकता है एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर। सो दैट इज इट। ये सारी आपकी टर्म्स रही हैं, अप्रॉक्स 10 से 12 ये जो टर्म्स थी ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक द इन्फॉर्मेशन, जस्ट लेट अस नो एंड प्लीज पोस्ट योर फीडबैक इन दी comment box. Thank you.